नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल सीबीएसई क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ का हम लोग चैप्टर आरंभ करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग आरंभ करते हैं। वैसे तो मैथ में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से हम किसी भी चैप्टर को आरंभ कर सकते थे। हालांकि चैप्टर 1 से ही मन था, लेकिन हमने सोचा कि चलिए ट्रिगोनोमेट्री आप नए नए अच्छे से पढ़िएगा, बातों को अच्छे से समझिएगा और माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा ही चैप्टर है। तो हम लोग 2000 बोर्ड एग्जाम 26 मतलब 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग चैप्टर को आरंभ करने वाले हैं। पहले तो हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन को समझेंगे। थ्योरी कहने का मतलब पहले तो इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन एज लाइक आप समझिए इसके थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम अच्छे से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हमें कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मे बी ये एक पार्ट में डिस्कस कर दे या दो पार्ट में थ्योरी को हम पढ़ें। हो सकता है इस एक पार्ट में इसको कवर कर ले या इसको दो पार्ट में कवर करें, क्योंकि हम पूरे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छे से। थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद आपका जो बुक है या तो फिर एनसीईआरटी जैसा आपका डिमांड हो, हालांकि मैं दोनों लेकर चलने वाला हूं, एनसीईआरटी को और प्लस आरएस अग्रवाल को। ये दोनों बुक अगर अच्छे से अगर आप डील करते हैं, एनसीईआरटी तो आपको 100% करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन आरएस अग्रवाल की बात करें तो कुछ पोर्शन को अगर छोड़ भी देते हैं तो भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी तो आपको 100% देना पड़ेगा। आरएस अग्रवाल में भी हमको 80% क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसा चैप्टर है जो पढ़ते क्रम में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग दोनों बुक को कवर करने वाले हैं 100%। आप इस पे पहले आप इसको कवर कीजिए, फिर उसके बाद ये जब आपका कवर हो जाता है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप इस दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। इसका जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का सब इसमें आरएस अग्रवाल में आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप दो बुक को लेकर चले, अच्छा रहेगा। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे जाने वाला है। 100 आउट ऑफ 100 अगर कोई लाने का, अगर कोई मुझसे पूछे कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाया जा, तो इस दोनों बुक को अच्छे से कॉम्बिनेशन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। कोई 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी पोर्शन को देखते हैं, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए भाई, सब चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, आपके सीबीएसई बोर्ड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपका एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज आरएस अग्रवाल, ठीक है, अगर इसके कंपेयर में। तो चैप्टर 8 जो है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का परिचय है, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में आपको पढ़ना है सरल शब्दों में। चलिए आते हैं इसके अंदर। जैसे जैसे प्रवेश करेंगे वैसे वैसे बहुत सारा कुछ पढ़ना होगा। हालांकि चाहते तो ये हम आपके सामने भी लिख सकते थे, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए पहले से रिप्रेजेंट कर दिए ताकि आप कम समय में ज्यादा बातों को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का समय जो बहुमूल्य है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, इसके डिफिनेशन को नहीं समझ रहे, पहले समझ रहे कि ट्रिगोनोमेट्री ये जो शब्द है ना, ये क्या है। तो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है ना, ये ग्रीक वर्ड के मिलने से बना हुआ है। देखिए हम जो लिखते हैं ना, ट्रिगोनो या मेट्री, ठीक है, इस तीन शब्द, एक शब्द आपका ट्री हो गया, दूसरा गोन हो गया, तीसरा जो शब्द होता है मेट्रॉन होता है, ठीक है, या ट्रिगोनोमेट्री भी लिख सकते थे। तो ट्री का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। ये जो गोन है ना, इस गोन का मतलब क्या होता है, साइड्स या आप बोल सकते हैं एंगल, ठीक है। ये जो मेट्रॉन है ना, इस मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब ये हुआ, इसके शब्द से अगर शब्द को अलग अलग करके समझे तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये ट्री, गोन और मेट्रॉन के मिलने से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। जिसमें ये ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स या एंगल, या इस दोनों को आप कंबाइंड करके भी पढ़ सकते हैं। इस दोनों को ट्रिगोनो का मतलब 3 साइड्स होता है या 3 एंगल होता है, मतलब 3 कोण बोले या 3 भुजा बोले। और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, मतलब वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल के मतलब 3 साइड किसमें आएंगे, जाहिर सी बात है, वैसा कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, तो वो ट्रायंगल ही होगा।
तो वैसा ट्रेंगल जिसमें हम लोग मतलब 3 साइड्स हो या 3 एंगल्स हो, इसके मेजरमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब माप को पढ़ते हैं। सरल शब्दों में बोले तो 3 साइड्स या 3 एंगल्स वाली जो आपकी त्रिभुज होती है, ट्रेंगल होती है, उसकी मापों का अध्ययन ही सरल शब्दों में त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना है। अब इसके डिफिनेशन, ये तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब त्रिकोणमिति शब्द को अगर पार्ट बाई पार्ट किए तो इसका मतलब ये हुआ ट्रीगोनोमेट्रॉन। ट्रीगोनमेट्रॉन, ट्री मतलब 3, गोन मतलब साइड्स या एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो इस शब्द के अकॉर्डिंग, ये जो शब्द था इसके अकॉर्डिंग इसका जो डिफिनेशन होगा ट्रिगोनमेट्री का क्या बन सकता है, समझिए। ट्रिगोनमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of the 3 sides and 3 angle ए राइट एंगल ट्रेंगल। मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोनमेट्री जो है ना, गणित मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, तो किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल के साइड्स के बारे में या फिर उसके कोण के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बात को समझ पाइएगा कि ट्रिगोनमेट्री गणित की वह पार्ट है या वह शाखा है, ब्रांच मतलब शाखा हुआ जिसके अंदर, ठीक है, ट्रिगोन मतलब गणित का ही पार्ट है ट्रिगोनमेट्री। तो इस ट्रिगोनमेट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो किसी भी राइट एंगल मतलब मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल का ना, उसके साइड्स और उसके कोण के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है ट्रिगोनमेट्री में। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट आप समझिएगा कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो ट्रायंगल का भी कुछ पोर्शन होता है, कुछ पार्ट होता है, उस पार्ट को समझिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में ही आपका साइड्स होता है और इसी ट्रायंगल में आपका एंगल भी होता है। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें मुख्य रूप से 6 पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या अदर ट्रायंगल हो, नो डाउट उसमें कितने पार्ट होते हैं, मेनली 6 पार्ट्स होते हैं। 3 उसमें साइड्स होता है और 3 उसमें एंगल होता है। 3 और 3 कितना हुआ, तो उसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आप बात समझ गए होइएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि नोट पॉइंट 2 में कि देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में टोटल हमें 6 फंडामेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। वो 6 फंडामेंटल फंक्शन कौन कौन सा होता है उस पर डिस्कस करते हैं। आइए, आप जो देख रहे हैं ना, ये फंक्शन है, ठीक है, यही 6 फंक्शन है, यही 6 फंडामेंटल फंक्शन है। इसी का सिंबल हम उस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जो साइन लिखा हुआ है SINE, इसे हम लोग लिखते हैं साइन। इसका सिंबल बोले या रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस तरीका बोले। ये जो आपका कोसाइन लिखा हुआ है, कोसाइन, इस कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस से, या इसका सिंबल है कॉस। उसी प्रकार ये जो टेंजेंट वर्ड है, ठीक है, ये फंक्शन टेंजेंट है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। उसी प्रकार कॉसेक, सेक या कॉट, मतलब ले देकर आपका ये रहा कि ट्रिगोनोमेट्री में मेनली जो आपका 6 फंडामेंटल है, यही 6 फंडामेंटल फंक्शन है। इसी के बारे में हमको इसी के इर्द गिर्द पढ़ते रहना है बार बार। उम्मीद है यहां तक बात आप समझ गए होइएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आप आगे डिस्कस करेंगे इसी 6 फंडामेंटल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप 2 चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द बहुत आपको बेसिक आपका राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है सब काम, और फिर पाइथागोरस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेनली 2 चीज पहले पढ़ते हैं। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब कि वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका वन कोण, मतलब एक जो कोण होगा ना, एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का होगा। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसका एक कोण, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं ABCR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो कोण एंगल B जो है ना, ये 90 डिग्री है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब ही होता है कि उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का होगा। अगर वो एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा तो वो जो ट्रायंगल होगा ना, वो राइट एंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, अथवा वो अदरवाइज वो राइट ट्रायंगल नहीं होगा। अब राइट ट्रायंगल चर्चा करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना मेनली 3 साइड्स होते हैं।
तीनों साइड का कुछ अपना अपना वैल्यू होता है, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें साइड्स आप जो देख रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी, इसका क्या वैल्यू होता है, क्या इसे बोलते हैं, मेनली पहले इसको समझना पड़ेगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना मेनली 3 पोर्शन होते हैं उसके साइड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। एक इसमें होता है हाइपोटेनस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, तीसरा होता है बेस। कौन हाइपोटेनस होता है, कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे, एक्सरसाइज में सोल्व करने जाएंगे, तो यहीं पर आप फंसेंगे। मतलब रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो हाइपोटेनस के बारे में समझिए कि ये जो हाइपोटेनस है, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपोटेनस है। किसी भी राइट ट्रायंगल में कैसे पहचानेंगे कि हाइपोटेनस क्या होता है। तो सरल सी बात है कि ए हाइपोटेनस इज द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल अपोजिट द राइट एंगल। मतलब क्या हुआ कि जो 90 डिग्री होगा, जो आपका एंगल 90 डिग्री होगा, जो राइट एंगल होगा, इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड्स होगी, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके सामने वाली जो साइड्स होगी, यही कहलाएगा हाइपोटेनस। इसमें कोई लेकिन परंतु ही नहीं है। जस्ट इसके सामने देखिए कि राइट एंगल के सामने कौन सा साइड्स है, वही साइड कहलाएगा हाइपोटेनस। एक पहचानने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, अदरवाइज आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, इस राइट एंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होगी, वही कहलाएगा हाइपोटेनस। तो सरल सी बात है, एक का पहचानने का नियम तो समझ आ गया। अब पहचानना ये है कि चलिए रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसे पहचानने का हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा जो लार्जेस्ट साइड्स होगी, वही कहलाएगा हाइपोटेनस। या फिर अदर शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होगी, वही कहलाएगा हाइपोटेनस। तो इतना तो समझ आ गया कि ये हाइपोटेनस है। अब जो सेम जो बच गया परपेंडिकुलर और बेस, लफड़ा यही फंसता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। तो घबराने का नहीं है। देखिए समझिए, इसमें रिलेशन बिटवीन हम तीनों के बीच में संबंध पढ़ने जा रहे हैं कि इसका पहचान कैसे करें कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का तो समझ आ गया कि सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी या फिर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होगा, वो कहलाएगा आपका हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा? तो भैया परपेंडिकुलर देखिएगा कि किस एंगल के लिए आप जा रहे हैं, किस कोण के लिए जा रहे हैं। तो जिस कोण के लिए जा रहे हैं, जिस एंगल के लिए जा रहे हैं, जो आपका थीटा हो, इस थीटा के जस्ट अपोजिट देखिएगा, जस्ट सामने कोण है। तो थीटा के जस्ट सामने जो होगा ना, ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो लास्ट में बच जाएगा वो कहलाएगा आपका बेस। मेरे ख्याल से इस फिगर में एक में आप देख लिए हैं कि कैसे कोई हाइपोटेनस हो रहा है, कैसे परपेंडिकुलर हो रहा है, कैसे बेस हो रहा है। फिगर 2 में भी सेम लॉजिक देखिए, थीटा एक बार यहाँ लिए हुए हैं, एक बार थीटा यहाँ लिए हुए हैं। तो जब थीटा यहाँ लिए हुए हैं तो परपेंडिकुलर ये कहला रहा है, क्या ये कहला रहा है परपेंडिकुलर। अगर थीटा हम यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेनस कुछ बदलेगा? तो नहीं, हाइपोटेनस सेम रहेगा। ये अपोजिट है, 90 डिग्री के जो अपोजिट हो जस्ट, वो आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। बात खत्म। अब आप इसको थीटा ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड्स होगी, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। मतलब जो आपका थीटा होना, ये इसको हम थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रीक सिंबल है, इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। तो इस थीटा के जस्ट जो अपोजिट साइड्स होगी, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। आप इसको थीटा ले रहे हैं तो इसके अपोजिट देखेंगे, जब आप इसको थीटा लिए तो इसके अपोजिट देखें। मतलब इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, जब इसको थीटा लिए तो इसके सामने वाली, और जब इसको थीटा लिए तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर। जो आपका लास्ट में बच गया वो आपका क्या बन गया? तो वो आपका बेस बन गया। ठीक है, देखिए जब थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ है। ये आप इस साइड जो बीसी है ना, ये परपेंडिकुलर है और ए बी आपका बेस है। लेकिन वही जब थीटा यहाँ लिए हैं तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, बेस आपका बी मतलब बीसी हो गया। हाइपोटेनस दोनों ही स्थिति में सेम है, एसी आपका हाइपोटेनस है दोनों ही फिगर में। तो कहने का मतलब ये हुआ सरल शब्दों में कि ये डिपेंड करता है किस पे? तो ये डिपेंड करता है थीटा पे कि थीटा कौन है। अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी, साइड्स होगी, वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे ख्याल से आप दोनों ये तीनों के बीच संबंध समझ गए होंगे कि क्या रिलेशन होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में।
चलिए, तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है ना, ये स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का कि इन ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा, मतलब ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा जो अदर साइड है ना, अदर साइड उसके सम ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इन फिगर आप अगर देखें कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी है आपका 90 डिग्री हमने लिया है, कौन सी को हमने थीटा कंज्यूम किया है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी, इस थीटा के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, जो शेष आपका लास्ट में बच गया वो आपका बेस हो गया बी सी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए हमने कि लेट ए बी सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी को जो हमने लिया है वो 90 डिग्री और एंगल सी को जो लिया हमने थीटा लिया है। तो उन इस फिगर के अकॉर्डिंग वैसे राइट मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी यही होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब इस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से हमें 6 फॉर्मूला मिलने वाले, कैसे, तो देखिए पहला तो ये पाइथागोरस से हमें निकल कर आया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां से बाय द वे हम स्क्वायर हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएं तो उधर क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत काम देगा आपको। ठीक है, कैसे कहाँ काम देगा ये हम कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, मेनली होता क्या सो समझ लीजिए, यहाँ 3 चीजें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इस 3 में से किसी 2 का वैल्यू आपको दे देगा और तीसरे का वैल्यू कहेगा फाइंड आउट कीजिए। तो तीसरे का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यही पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि एच का वैल्यू पता हो, पी का वैल्यू पता हो, बी निकालना हो तो पी को इधर उठा कर ले आइए। ऐसा भी हो सकता है कि पी का वैल्यू निकालना हो तो ये जो प्लस का बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर इक्वल टू ये जो प्लस का बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर से स्क्वायर हटाए तो उधर चलेगा रूट, मतलब पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको बहुत काम देने वाला है जिसपे स्टार लगा रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, अगर पी स्क्वायर निकाले में भी हमें अगर बी स्क्वायर की जरूरत हो तो ये जो प्लस का पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का पी स्क्वायर। मतलब अगर हमें बी स्क्वायर की आवश्यकता हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर से अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या चलेगा, रूट। तो हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप जो देख रहे हैं जिसपे स्टार लगा हुआ है वो मेनली आपको काम देने वाला है। जैसा कि हो सकता है अगर परपेंडिकुलर का और बेस का वैल्यू पता हो और बोले कि हाइपोटेनस निकाले, एच निकाले, तो एच इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एच पता हो, बी पता हो, पी निकालना हो तो पी इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए। मे बी अगर बी निकालना हो तो बी इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस 6 फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस 6 फॉर्मूला में जिसपे स्टार लगा हुआ है खासकर वो 3 तो अच्छे से ध्यान रखें। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब हम चलते हैं आगे। कुछ आप जो थीटा पढ़े हैं उस थीटा से ही काम नहीं चलेगा, और भी आपको कुछ ग्रीक अल्फाबेट और सिंबल को याद रखने की आवश्यकता है। आप इससे तो परिचित हो गए कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो हम जस्ट देखें कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ये जो लिखा हुआ है इस टाइप से इसको बोलेंगे अल्फा। तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा। क्या पढ़ेंगे, अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे बी, इस टाइप से लिख दीजिए और बड़ा कर दीजिए इसको। तो इसको बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। इसको बोलेंगे वाई टाइप जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा। जब आप पोलिनोमियल्स वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन आएगा। बार बार पोलिनोमियल्स का जो रूट होता है वो बार बार अल्फा बीटा गामा के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं थीटा। दिए तो परिचित है। ये जो इस टाइप से जो लिखा हुआ है ना इसको बोलेंगे लेमडा।
ये जो जीरो के आकार में लिखकर बीच में इस टाइप से काट दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं फाई। ये जो त्रिशूल के आकार का इस टाइप से, इसको बोलेंगे साइन। ठीक है, ये हो गया फाई, ये हो गया साई। तो ये सिंबल है कुछ जो कि क्लास 10th में आपके लिए ये नेसेसरी है। आप इसे अगर अच्छे से कर लेते हैं ये पर्याप्त है। इससे ज्यादा आपको ग्रीक वर्ड या ग्रीक सिंबल ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना रख लीजिए, पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आइए अब ये जो आपका देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, अब यहां से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं बारी बारी, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही पार्ट में सब लोग कुछ कवर कर ले, ऐसा नहीं है। हम लोग 2-3 पार्ट में इसको 4 पार्ट में थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन MCQ करेंगे, प्रश्न एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मतलब ले देकर सब कुछ करने वाले हैं। तो आप टेंशन मुक्त रहिए, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक अभी तक आप जो बेसिक बात पढ़े हैं, अब मुख्य रूप से क्लास 10th का जो होना चाहिए पोर्शन अब यहाँ से आरंभ होने वाला है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो भी है क्या है कैसे है इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।